फर्स्ट वर्ड था वन हु हैज नो बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जिसे भगवान में विश्वास ना हो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ड था वन हु हैज नो बिलीफ इन गॉड। जल्दी से बताइए, जिसे भगवान में विश्वास ना हो, हिंदी में उसे नास्तिक कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है नास्तिक, इसका इंग्लिश क्या होगा? जल्दी से बताइए। वन हु हैज नो बिलीफ इन गॉड, वन हु हैज, बिल्कुल सही है, इसे हम एथिस्ट कहते हैं, एथिस्ट। आगे है बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा विश्वास कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है भगवान के बारे में, उसे क्या कहते हैं? भगवान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ईश्वर की गूढ़ता का विश्वास। ओमनी के बाद ये स्टार्ट हुआ था, वो तो तीन ही था, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का तीन था, ओमनी प्रेजेंट सर्व जगह रहने वाला, ओमनीसिएंट सब चीज जानने वाला, ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान। उसके बाद लॉजी लॉजिस दिया गया था। जल्दी से बताइए। बिल्कुल एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म मतलब होता है जिसे ईश्वर की गूढ़ता पे विश्वास हो। जिसे ईश्वर की गूढ़ता पर विश्वास हो उसे एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। चलिए, जो परोपकार करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए परोपकार, रिगार्ड फॉर अदर्स एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। यहाँ पर जो लोग दूसरे का कल्याण करता है, परोपकार करता है, उसे क्या कहते हैं? दूसरे पर कल्याण करने वाला या परोपकार करने वाला को क्या कहते हैं? दूसरे का कल्याण करने वाला या परोपकार करने वाला को क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑल्टुरिज्म कहते हैं। ऑल्टुरिज्म का अर्थ होता है परोपकारिता। ऑल्टुरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आइए, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। वह व्यक्ति जो सरकार को नष्ट करना चाहता है और लॉ ऑर्डर को भी नष्ट करना चाहता है, चारों तरफ जो है अराजकता फैलाना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? जो कानून नियम का कायदा को तोड़ फोड़ कर अपने तरीके से जीना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? लॉजी था कि लॉजिस्ट था? एनार्चिस्ट कहते हैं, बिल्कुल सही है, एनार्चिस्ट। क्या था? एनार्चिस्ट। अराजकतावादी को एनार्चिस्ट कहते हैं। बाकी फिर देखिए क्या लिखा हुआ था, और स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू द ईयर। कान के जो विशेषज्ञ होते हैं उसे ऑरिस्ट कहते हैं। ऑरिस्ट, कान के विशेषज्ञ को ऑरिस्ट कहते हैं। जो व्यक्ति क्रूर होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, उसे बार्बेरिज्म कहते हैं। पुस्तक प्रेमी को बाइबिलोफैगिस्ट कहते हैं। बाइबिलोफैगिस्ट मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बोलचाल की भाषा से जो निपुण होता है उसे कलेक्चुअलिज्म कहते हैं। कलेक्चुअलिज्म। अब आप कह रहे हैं लॉजी लॉजिस से पहले था लॉजी? नहीं, इससे पहले तो नहीं होगा, इसमें शुरू ही हुआ था उसी से। देखिए इधर आपका 500 समाप्त होने के बाद उधर शुरू हुआ था लॉजी लॉजिस से। क्या देखते हैं? आइएस्टिज्म,
सेम है। इस पेज का शुरू ही यहां से हुआ था, लॉजिस्ट से हुआ था। नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं हो पाया था बच्चे। तो आप लॉजिस्ट में ही, यहाँ लॉजिस्ट और इज्म में और आईएसटी में याद करेंगे आगे, कोलिक्वलिज्म से, सॉरी एनार्चिस्ट तक हो गया है। 20 वर्ड याद करेंगे, जैसे एक हो गया ऑरिस्ट, कान का विशेषज्ञ, सुनने का, बार्बरिज्म, क्रूड, बाइबिलोफेजिस्ट, पुस्तक प्रेमी, कोलिक्वलिज्म, बोलचाल की शैली में जो निपुण हो। उसके बाद आपको फिर इधर मिलेगा, क्या देखिए, पहेली का जो निर्माण करता है, तो लिखेंगे क्रूसिवर्बलिस्ट मतलब होता है पहेली का निर्माता। डिज्म का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास रखना। इगोटिज्म मतलब होता है खुद का बड़ाई करना। इगोइज्म मतलब होता है स्वार्थी। फैटलिस्ट मतलब भाग में विश्वास करना। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारी का समर्थन करना। फेमिनिस्ट मतलब जो नारी का सम्मान करता है और उसके समर्थन में रहता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। तो आप कहेंगे क्या कोई पुरुष फेमिनिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे यदि कोई पुरुष फेमिनिस्ट होता है तो हमारे गांव के बोलचाल के भाषा हम लोग कह देते हैं ये जोरू का गुलाम है। फेमिनिस्ट पुरुष भी होता है, और स्त्री तो मान लो खुद चाहेगा ही कि महिलाओं का कल्याण हो, लेकिन वह पुरुष जो महिलाओं का कल्याण चाहता है, महिलाओं का समर्थन करता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं, नारी समर्थक कहते हैं। हालांकि इसे गांव देहात में शब्द को तोड़ दिया जाता है और उल्टा कह दिया जाता है, या तो जोरू का गुलाम कह देता है या मौगा कह देता है। फ्लोरिस्ट मतलब होता है फूलों का चहेता, बनमाली। ज्ञानोकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। सुखवादी का मतलब होता है हेडोनिस्ट, जिसे सुख पसंद है उसे हेडोनिस्ट कहते हैं, जो हर समय में सुख को एंजॉय करता है। हाइजीनिस्ट मतलब होता है स्वास्थ्य प्रेमी, या आप कह सकते हैं जिसे साफ सुथरा पसंद हो उसे हम हाइजीनिस्ट कहते हैं। हाइजीन मतलब साफ सुथरा। इंपीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, जिसको अपना पहले राजा महाराजा जो होता था उसे साम्राज्य बढ़ाने का शौक था। अटैक करता था 6 महीना पर, 2 महीना पर, सोच समझ के दूसरे राज्य पर अटैक करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, यानी अपने साम्राज्य को क्या करता था, बढ़ा लेता था। तो साम्राज्य बढ़ाने की जो होती है उसे हम इंपीरियलिज्म कहलाता है। इंपीरियलिज्म मतलब जिसे साम्राज्य को अपने राज्य बढ़ाने का शौक हो। एलिज्म का मतलब होता है अपने को गैर सिद्ध कर देना, द प्रैक्टिस ऑफ रेफरिंग टू वनसेल्फ इन द थर्ड पर्सन। एलिज्म का मतलब है जैसे कोई मैटर हो रहा है और उसमें आप देखें ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम वहां नहीं थे, या थे भी तो हम हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के हम अपने गर्लफ्रेंड से बतिया रहे थे, हम नहीं देखे उस मामला को। जैसे कोई मान लो कुछ होता है, मर्डर हो गया, कुछ ऐसा केस हो जाता है, तो कई बार लोग देख भी लेता है तो अपने को इलिज्म कर लेते हैं कि हम वहां पर थे लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम उस समय में फोन चला रहे थे, हम उस समय में थोड़ा देर के लिए नींद आ गया था, हम उस समय में अपने गर्लफ्रेंड से बतिया रहे थे। मतलब खुद को किसी विषय से अलग कर लेना, तो उसे क्या कहते हैं, इलिज्म कहते हैं। अपने को गैर सिद्ध कर लेना कि हम उस मामले से हमको कोई लेना देना नहीं है। आगे है जो सोना चांदी का व्यापारी होता है, वन हु कट प्रीसियस स्टोन। वो जो सोना चांदी काटने का काम करता है उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। लैपिडिस्ट मतलब होता है जवाहिरी, वह व्यक्ति जो डायमंड को काटने का काम करता है। आगे देखिए, आगे जो वर्ड है वो है मैलापोडिज्म, विरोधाभास। रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स मैलापोडिज्म कहलाता है। मैलापोडिज्म मतलब रिडिकुलस, मजाकिया वर्ड। किसी मजाकिया वर्ड की बात यदि करें तो उसे मैलापोडिज्म कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लो एकदम लड़की है, काली कलुठी है, शी इज माई ब्लैक ब्यूटी एंड माई हार्ट।
सामने खड़ा कर दिए और एकदम से जो है काली कलुठी को, और तुम कह रहे हो ये मेरी हार्ट है, ये ब्लैक ब्यूटी है, विरोधाभास दिखा रहे हैं आप, उल्टा बोल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मैलापोडिज्म। अब है जो मानव जाति से घृणा करता है उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। मानव जाति से घृणा करने वाले को मिसैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। मानव जाति से घृणा करना, मिसैंथ्रोपिस्ट। मानव जाति है, विवाह जिसको घृणा हो, विवाह से उसको मिसोगैमिस्ट कहते हैं। मानव जाति से घृणा, ये तीनों वर्ड वीवीआई है, याद रखना है, ये तीनों वर्ड वीवीआई है। जो मानव से घृणा करे मिसैंथ्रोपिस्ट, जो शादी से घृणा हो जिसे, उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। नारी से जिसको घृणा हो उसे बोलते हैं मिसोगिनिस्ट, और जो अध्ययन की उपेक्षा करे उसे बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। ये तीनों जो वर्ड है, चारों वर्ड, ये सब वीवीआई है। मिसैंथ्रोपिस्ट मानव जाति से घृणा करने वाला, मिसोगैमिस्ट विवाह से घृणा करने वाला, मिसोगिनिस्ट नारी द्वेषी जिसको महिला से घृणा हो, जैसे होता है महिला को देख के थूक फेंक दिया, महिला को देख के जो उसको ये होने लगा, तो उसे बोलते हैं मिसोगिनिस्ट। और जैसे राहुल गांधी है तो वो क्या है, मिसोगैमिस्ट है, उसे विवाह से द्वेष है। तो अभी बताओ, एक्सपायरी की एज में शादी कर लेता, विवाह से द्वेष नहीं होता तो अच्छा, उसको तुम लोग की तरह सोचना है कि हमारा ग्रुप डी में नौकरी होगा, ISSC निकलेगा तब ब्याह करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे? तो सर रहा है पैसा, वो एक्सपायरी के एज में है तब भी शादी नहीं किया है। अब वैसा कोई ठीक नहीं है कि कहीं विदेश उदेश में शादी किए हुए होगा, देख के बार बाल बच्चा को लेके पहुंचेगा इंडिया में कि इस बार का अगला चुनाव का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मिस्टर ड्रीक फर्नांडिस बिल्ली जो, पता चलेगा विदेश में बच्चा पल रहा है, तो कोई ठीक नहीं है, इंडिया। तो ये जो चारों वर्ड देख रहे हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसोगैमिस्ट, मिसोगिनिस्ट और मिसोलॉजिस्ट, ये चारों वर्ड वीवीआई है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये 20 वर्ड याद करके रखना है कल के लिए, कल ये 20 वर्ड आपसे सुना जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मॉडल एक्सोल्टिव वर्ब। अच्छा, कल आते ही आपका एडजेक्टिव का कॉमन एरर चेक होगा। सभी लोग बना लिए हैं एडजेक्टिव का कॉमन एरर? एडजेक्टिव का कॉमन एरर सभी लोग बना चुके हैं? सभी लोग एडजेक्टिव का कॉमन एरर बना चुके हैं? Madhu can't help talk to me. ये आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है और आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। ऐसे भी दो को V1 एक साथ नहीं आता है, हेल्प और टॉक दोनों V1 हो गया। तो आप याद कीजिए, आपको साफ तौर पे बताया क्या गया था कि यदि किसी वाक्य में कांट हेल्प लिखा हुआ मिल जाए, किसी वाक्य में कांट हेल्प लिखा हुआ मिल जाए, तो इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना होता है। कांट हेल्प के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना होता है। वर्ब का चौथा फॉर्म इन द सेंस क्या, वर्ब प्लस आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी को क्या कहते हैं, वर्ब 4 कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मधु कांट हेल्प टॉक टू मी कह रहा है, मधु मुझसे बतियाए बगैर नहीं रह सकती है, मधु मेरे से बतियाए बगैर नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर आप बता के देखिए कि आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। यहाँ टॉक के जगह क्या होना चाहिए, टॉकिंग। क्यों? क्योंकि कांट हेल्प के बाद क्या लगाना है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। और वर्ब का चौथा फॉर्म कैसे बनता है, V1 में आईएनजी जोड़ते हैं।
में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा तब सही हो जाएगा। ऐसे भी एक म्यानी में दो तलवार नहीं चलेगा। ये पहले से एक V1 है तो दोबारा V1 तो आना, तो इस V1 के बदले में क्या लिखना पड़ेगा? टॉकिंग लिखना पड़ेगा। और ये VVI क्वेश्चन है मॉडल का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। हो गया था, चल रहा है और हो गया था, दोनों में अंतर है। यूज ऑफ कुड में कितना रूल बताया गया है? अच्छा हो गया है। चलिए तो यूज ऑफ कुड की जगह लिखिए यूज ऑफ मे। कुड का बस दो ही यूज था। आगे देखिए क्या कह रहा है। एक में इट इज used to show possibility किसी चीज के संभावना को दिखाने के लिए हम मे का प्रयोग करता है। हम लोग मे का प्रयोग करते हैं किसी चीज के संभावना को दिखाने के लिए। किसी चीज के संभावना को दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग करते हैं किसी चीज के संभावना को दिखाने के लिए। अब जैसे मान लिया जाए, कह रहा है आज वर्षा हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, ये एक संभावना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, इट डैश रेन टुडे। कह रहा आज बारिश हो सकती है। और ऑप्शन ए में क्या कह रहा है जरा देखिए, कैन, मे, शुड, कुड। तो एक बात आप समझ के देखिए, जब भी संभावना की बात हो, बारिश जो होता है संभावित ही होता है। कई बार बादल तो दिखाई देता है लेकिन बरसता नहीं है। कई बार बादल कम रहने पे भी बरस जाता है। तो बारिश जो है वो नेचुरल है और इसमें संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। इसमें यह कहना 100% उतना गलत होता है कि इट मस्ट रेन टुडे। हालांकि आपकी यदि दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति है, लग रहा है कि 100% बारिश होगी, तो आप ये भी कह सकते हैं इट मस्ट रेन टुडे। यहाँ भावना दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप शुड या मस्ट नहीं यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे? जल्दी से आंसर बताइए। मेरी माँ आज यहाँ आ सकती है। मेरी माँ आज यहाँ आ सकती है। मेरी माँ आज यहाँ आ सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉडल एक्चुअली वर्ब कोई भी लगा देंगे तो वाक्य सही है, वाक्य सही है, लेकिन यहाँ पर सेंस समझना है कि कौन सा क्या होगा। तो पहला करा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। दूसरा करा आज मेरी माँ यहाँ आ सकती है, संभावना है कि मेरी माँ की आने की संभावना है। संभावना दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। संभावना दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए
तीसरा क्वेश्चन यहां पर आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई भाई गया है दिल्ली तैयारी करने आईएएस का, क्या आप 100% कह सकते हैं कि वो भाई आपका आईएएस बनेगा? आप पॉसिबिलिटी दिखाएंगे कि मेरे भैया दिल्ली गए हैं और वो आईएएस बनेंगे। 100% आप नहीं कह सकते हैं। 100% तो जो टॉपर होता है उससे भी पूछोगे कि क्या आप 100% कंफर्म थे कि हम आईएएस बनेंगे, वो कहेगा नहीं। तो यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन है, सो समझिए। रवि डैश become an IAS। रवि आईएएस बन सकता है, रवि आईएएस बन सकता है। एक बात और आप समझिए कि सेंस के दृष्टि से वाक्य सबसे मॉडल एक्चुअल वर्ब का सारा वाक्य सही है। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, यहां आंसर होगा में। क्या हो जाएगा आंसर? तो उसके लिए भी हम पॉसिबिलिटी ही दिखाएंगे, में यूज करेंगे, ठीक है। एक बात बार बार बोल, चारों ऑप्शन है, वाक्य चारों से सही हो जाएगा। ऐसे देखिए, रवि आईएएस बनेगा, रवि आईएएस बन सकता है, रवि आईएएस अवश्य बनेगा, रवि को आईएएस बनना चाहिए। तो इसमें चारों ऑप्शन लगा देंगे तो वाक्य कोई गलती नहीं होगा, लेकिन नियम के मुताबिक आपको सुटेबल मॉडल एक्चुअल वर्ब देना होता है। सुटेबल मॉडल एक्चुअल वर्ब यहाँ पर यह है कि आईएएस बनने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। चलिए दूसरा देखिए, आप जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो दूसरा है, मे का दूसरा प्रयोग है। ऑफिशियली हम इसके साथ परमिशन ले सकते हैं, ऑफिशियली परमिशन लेने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा यूज है, इट इज यूज टू टेक परमिशन, आदेश लेने के लिए लेने हेतु। इसका प्रयोग आप आदेश लेने के लिए कर सकते हैं, ऑफिशियली। ऑफिशियली जब आदेश लेंगे तो आप मे का प्रयोग करेंगे। ऑफिशियली जब आप आदेश लेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। आई कम इन सर, कैन, कुड, मे, विल। दूसरा देखिए, मे आई सिट हियर। जब ऑफिशियली आप किसी से आदेश लेंगे, जैसे इंटरव्यू देने आप गए हैं, जैसे आप इंटरव्यू देने गए हैं, वहां पर आप घुस गए बोल के मे आई कम इन सर, उसके बाद भी एक बार फिर आपको बोलना होता है मे आई सिट हियर। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल के घुस गए, दोबारा बोलना होता है मे आई सिट हियर, मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन के बाद फिर बोलना होता है मे आई सिट हियर।
बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? मे और मे। लेकिन आपको याद होगा कि बताए थे दोस्त से परमिशन लेने के लिए कैन लगाते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि क्या रूम में आ जाऊं, तो वहां कहेंगे कैन आई कम इन रवि। क्यों? क्योंकि रवि मना भी करेगा तो तुम घुस जाएगा। मान लो तो एक तो दोस्त से पूछता ही नहीं लोग, जरूरत पड़ने पर दोस्त यदि ज्यादा बड़ा हो गया है तो पूछ भी लोगे, तो कैन से पूछोगे। और दोस्त नहीं भी कह देगा तो जबरदस्ती घुस जाइएगा। दोस्त के रूम तो दोस्त से पूछना हो, परमिशन लेना हो तो कैन लगाएंगे। लेकिन खुद की बात यदि आ जाए, सॉरी ऑफिशियली बात आ जाए, तो ऑफिशियल सेंस में हम क्या लगाएंगे? मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई सीट हेयर, मे आई गो देयर, मे आई रन हेयर, मे आई स्लीप हेयर, मे आई ईट दिस एन एप्पल। तो ये सब चीज, मे आई ईट दिस एप्पल, तो ऑफिशियल यानी ऑफिसर से आदेश लेने के लिए आप मे का यूज करेंगे। तीसरा देखिए क्या कहता है इसका। तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा देखिए क्या कहता है। It is used to give, bless and curse। बाबू आशीर्वाद देने के लिए और अभिशाप देने के लिए। आशीर्वाद और अभिशाप देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अभिशाप और आशीर्वाद देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद के लिए भी मे यूज करते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। हाँ, फ्रेंडली सर्किल में भी कैन लगता है। आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। आशीर्वाद दे रहा है, देखिए कह रहा है भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, कहा नरक में जाओ। करा है नरक में जाओ। तो नरक में जाने की जहां तक बात है, ये आशीर्वाद है कि अभिशाप है? ऊपर में कह रहा है तुम्हारी उम्र लंबी हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डैश अ गुड जॉब, भगवान करे तुमको एक अच्छी नौकरी मिले, या उल्टा दो, इसको ऐसे भी उल्टा सकते हो क्वेश्चन घुमा के। गॉड गिव यू अ गुड जॉब, भगवान आपको एक अच्छी नौकरी दे। तो ये भगवान आपको एक अच्छी नौकरी दे, ये श्राप है कि अभिशाप है? चलिए आंसर बताइए। अच्छा, तो साफ साफ है ही कि हम लोग पढ़ रहे हैं मे को, तो आंसर मे होगा।
पढ़ रहे हैं में, आंसर में होगा। बिल्कुल, आंसर देखिए पहला क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। दूसरा कह रहा है मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। तीसरा कह रहा है मे गॉड गिव यू अ ब्यूटीफुल वाइफ, या मे गॉड गिव अ गुड जॉब, भगवान आपको एक अच्छी नौकरी दे। तो याद रखना है, जब किसी सेंस में श्राप या आशीर्वाद का सेंस आ जाए, श्राप या आशीर्वाद का सेंस आ जाए, तब आपको मे यूज करना है। किसका प्रयोग करना है, तब आपको मे का प्रयोग करना है। आशीर्वाद देने के लिए भी, श्राप देने के लिए भी आप मे का यूज करेंगे। चलिए चौथा देखिए इसका यूज क्या है। अरे इसका चौथा यूज देखिए क्या है, टारगेट दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज टू शो टारगेट विद सो दैट। याद होगा ये बात हम लोग पढ़े थे कहां पर, ये बात हम लोग पढ़े थे कैन में। जैसे किसी वाक्य का टारगेट दिखाना हो, ऐसे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक में कह रहा है मुस्कान यहां आती है ताकि अंग्रेजी सीख सके। तो ये पॉसिबिलिटी भी तो दिखा सकते हैं कि उसके आने का यहाँ क्या टारगेट और संभावना है। वो यहाँ आती है ताकि अंग्रेजी सीख सके। तो हमने कहा था कि आप कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कैन के साथ साथ और क्या लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे मुस्कान कम्स हेयर so that she can, तो यहां हो जाएगा she may learn इंग्लिश। मुस्कान यहां आती है ताकि अंग्रेजी सीख सके। मुस्कान यहां आती है ताकि अंग्रेजी सीख सके। मुस्कान यहां आती है ताकि अंग्रेजी सीख सके। तो मान लो दूसरा क्वेश्चन बना दे यहां से, I go to Patna so that I dash meet भारती सर। मैं पटना जाता हूं ताकि भारती सर से मिल सकूं।
बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यदि पूछ दे तो आप आंसर क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो आंसर दोनों क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा मे कि आई गो टू पटना सो दैट आई मे मीट भारती सर। मैं पटना जाता हूं ताकि भारती सर से मिल सकूं। तो आगे देखिए, यूज ऑफ मे के बाद यूज ऑफ माइट है आपका। यूज ऑफ माइट क्या कहता है ये देख लीजिए। चौथा है आपका यूज ऑफ माइट। It is used to show big possibility, यानी 30% किसी चीज की संभावना हो तो आप वहां मे का यूज नहीं करके माइट यूज कर सकते हैं। और ये सब स्पोकन के लिए है, केवल ये सब केवल स्पोकन में काम आ जाता है। मे माइट का प्रयोग हम करते हैं संभावना दिखाने के लिए, लेकिन कितना? बहुत कम, 30%, नहीं के बराबर। राम दिल्ली जा भी सकता है, या राम की दिल्ली जाने की कम ही संभावना है। दिल्ली जाने की कम ही संभावना है। तो जब लगे कि नहीं के बराबर है तो आप वहां पर लगा सकते हैं माइट। राम माइट गो टू दिल्ली। मोनू के आईएएस बनने की कम ही संभावना है। मोनू के आईएएस बनने की कम संभावना है। मोनू के आईएएस बनने की कम संभावना है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? जल्दी से इंग्लिश बोलिए, क्या होगा? मोनू माइट बी या बिकम एन आईएएस। कम ही संभावना है मोनू के आईएएस बनने का। तो मे और माइट, तो यहाँ माइट का प्रयोग स्पेशली स्पोकन में आता है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मे माइट के बाद देखिए, कैन कुड, मे माइट के बाद शैल और शुड है। उससे पहले आप पढ़िए शैल और विल। उससे पहले आप पढ़ेंगे शैल और विल का प्रयोग। देखिए, पांचवा में आप पढ़ेंगे शैल विल का प्रयोग। यूज ऑफ शैल ऑब्लिक विल। सबसे पहला यूज है, यह सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाता है, साधारण भविष्य को दिखाता है। इट शोज सिंपल फ्यूचर, ये साधारण भविष्य को दिखाता है। और आईवी के साथ सेल लगता है,
बाकी के साथ विल लगता है। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, बाकियों के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। पहला जो हमने कहा ये सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा यहां देखिए, रेखा टू दिल्ली टुमारो। कल रेखा दिल्ली जाएगी, कल रेखा दिल्ली जाएगी। कल रेखा दिल्ली जाएगी। आंसर बताइए। आई मैरी मोनिका इन 2020 22 मैं 2022 में मोनिका से शादी करूंगा। मैं 2022 में मोनिका से शादी करूंगा। मैं 2022 में मोनिका से शादी करूंगा। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, रेखा के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे और आई के लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल मैरी। तो था साधारण भविष्य दिखाता है, साधारण भविष्य दिखाता है। इसका दूसरा प्रयोग होता है धमकी देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा। इसका दूसरा है इट इज यूज टू, इट इज यूज टू इट इज यूज टू गिव थ्रेट। किसी को धमकी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धमकी देने के लिए हम शैल विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना है कि उल्टा चलता है। यहाँ पर धमकी के सेंस में याद रखना है। अब धमकी के सेंस में जो है आई और वी के साथ विल लगाएंगे, आई और वी के साथ विल लगाएंगे, याद रखना है। धमकी के सेंस में आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। जब धमकी देना होगा तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, आई डैश सी यू टुमारो। मैं तुम्हें कल देख लूंगा, मैं तुम्हें कल देख लूंगा, मैं तुम्हें कल देख लूंगा, मैं तुम्हें कल देख लूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
मेरा भाई तुम्हें बाद में देख लेगा। मेरा भाई तुम्हें बाद में देख लेगा। मेरा भाई तुम्हें बाद में देख लेगा। आंसर बोलिए। तो धमकी देने के लिए याद रखना है उल्टा होता है। आई और वी के साथ विल लगाते हैं, बाकी के साथ सेल लगाते हैं। तो 1 और 2 में विल होगा, 1 और 2 में क्या होगा? विल होगा। तीसरा में क्या होगा? सेल होगा। किसी व्यक्ति को धमकी देने के लिए हम सेल विल का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को धमकी देने के लिए हम सेल विल का प्रयोग करते हैं। चलिए तीसरा यूज देखिए इसका क्या कहता है। धमकी के अलावा इसका तीसरा यूज कहता क्या है, ये देखिए। बहुत ही आसान है तीसरा, और VVI है। इट इज यूज्ड टू शो कंडीशन और अलर्ट। किसी को अलर्ट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में आपको लिखा हुआ मिल जाए एल्स, तो याद रखना है एल्स के बाद आपको विल प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यदि किसी वाक्य में आपको एल्स दिखाई दे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रन फास्ट एल्स द ट्रेन। तेज चलो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। 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 और ये VVI है। बस इतना याद रखना है आपको कि जब कभी एल्स दिखाई दे तो आपको विल प्लस V1 लगाना। एल्स को हिंदी में कहते हैं नहीं तो। एल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं तो। ये VVI है। एल्स के बाद विल लगता है, एल्स के बाद विल प्लस V1 लगता है, एल्स के बाद विल प्लस V1 लगता है, ये याद रखना है। एल्स का हिंदी होता है नहीं तो। करा तेज चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तेज चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। करा तेज चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर। क्या कह रहा है? रीड केयरफुली else you the spelling miss the spelling।
ध्यान से पढ़ो नहीं तो स्पेलिंग मिस कर जाओगे। ध्यान से पढ़ो नहीं तो स्पेलिंग मिस कर जाओगे। अब यहां पर दिया हुआ है सेल, विल, कैन, कुड। आंसर बताइए। ध्यान से पढ़ो नहीं तो स्पेलिंग मिस कर जाओगे। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्स आ गया तो एल्स के लिए हम लगाएंगे विल। यहां भी एल्स आ गया, यहां भी एल्स आ गया, एल्स के लिए हम लगाएंगे विल। तो याद रखना है आपको बस इतना कि जब कभी भी एल्स दिखाई दे, ई एल एस ई, एल्स का हिंदी होता है नहीं तो। एल्स का हिंदी क्या होता है? नहीं तो। तो एकदम याद रखना है कि आपको इतना में से कुछ नहीं, सीधे तौर पर आपको इतना याद रख लेना है कि यदि कहीं भी एल्स हो तो एल्स के बाद विल प्लस V1 लगाना है। इतना याद रखना है। एल्स दिखाई दे कोई वाक्य में तो उसके साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, विल प्लस V1 लगेगा एल्स के साथ। ये याद रखना जरूरी है। आगे देखते हैं हम लोग विल का एक और प्रयोग पढ़ेंगे, सेल विल का, और इससे भी ज्यादा VBI वो भी है। चलिए देखते हैं क्या है वो। सेम बात है, वहां भी कंडीशन ही है, वहां भी कंडीशन है, लेकिन जनरल कंडीशन है कि यदि किसी वाक्य में का शुरुआत हो इफ से, व्हेन से, अनलेस से, तो इसके तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बाद वाला वाक्य में आपको सेल विल लगाना है। ये कंडीशन उल्टा भी हो सकता है। कंडीशनल सेंटेंस के सहायक वाक्य में आप सेल विल लगाएंगे। कंडीशन उल्टा भी हो सकता है, यानी ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। कैसे? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंडीशन इफ, व्हेन, अनलेस। कंडीशन के बाद लेकिन याद रखना है V1 V5 लगाना है। कंडीशन के तुरंत बाद V1 V5 लगता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और ये VBI भी है। ऐसे भी आप जान सकते हैं कि किसी एक वाक्य में दो बार सेल विल नहीं आता है, किसी एक वाक्य में दो बार सेल विल नहीं आता है। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे, यहाँ पे फिलहाल एग्जाम्पल के लिए समझिए। यदि तुम गाओगे तब मैं नाचूंगा। तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? इफ यू विल सिंग, कॉमा, आई शैल डांस। बिल्कुल गलत है भाई, एक वाक्य में दो बार सेल विल नहीं आएगा। करा यदि तुम गाओगे तब मैं नाचूंगा, इफ यू विल सिंग आई शैल डांस, ये गलत है। क्योंकि किसी एक वाक्य में विल और शैल दोनों नहीं आ सकता है। कंडीशन वाला सेंटेंस जो होता है वो V1 V5 लेता है। उसको ऐसे बनाएंगे, इफ यू सिंग, कॉमा, आई शैल डांस। इसका सही होगा यदि तुम गाओगे तो मैं नाचूंगा। सही होगा इफ यू सिंग
देखिए इफ के बाद V1 V5 बताए थे, जहां से कंडीशन शुरू हो जाए वो V1 V5 में रहेगा, जहां से कंडीशन शुरू हो जाए वो V1 V5 में रहेगा। इसी चीज को आप ऐसे समझिए जरा, एक हिंदी हम ऊपर समझाते हैं, ये समझिए। दूसरा में कि मैं आम खाऊंगा, जब तुम दिल्ली जाओगे। कंडीशन उल्टा दिया गया है, तो ये कंडीशन उल्टा है तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना। इसका कंडीशन उल्टा है तो क्या लिखेंगे, आई शैल ईट अ मैंगो व्हेन यू विल गो टू दिल्ली। जी नहीं, ये भी गलत है। साफ तौर पे आपको क्या बताया गया है कि किसी एक वाक्य में दो बार शैल विल नहीं आएगा, किसी एक वाक्य में दो बार शैल विल नहीं आएगा, किसी एक वाक्य में दो बार शैल विल नहीं आएगा। जहां से कंडीशन शुरू होगा उसके बाद प्रेजेंट टेंस रहेगा, जहां से कंडीशन शुरू होगा वो प्रेजेंट टेंस रहेगा। हम आपसे यही चाहेंगे कि पहले एक और दो को क्वेश्चन को समझिए, एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन को ध्यान से, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा अभी बनाने के लिए, फिलहाल आप इसको देखिए। क्वेश्चन देखने से पहले आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए इफ, व्हेन, अनलेस, ये क्या है, कंडीशन है। तो कंडीशन के तुरंत बाद ना आपको V1 V5 लगाना है। अब बाद वाले सहायक में एक बार में एक जगह तो शैल विल प्लस V1 आएगा, लेकिन जो कंडीशन में रहेगा, कंडीशनल सेंटेंस हमेशा V1 V5 लेता है। तो कंडीशनल सेंटेंस यहां पर कंडीशन कहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है। तो यहां से शुरू हुआ है तो इसमें बाद में लगाए हैं, इधर शुरू में शैल विल है। जहां से कंडीशन शुरू होगा वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, जहां से कंडीशन शुरू होगा, जहां से कंडीशन शुरू होगा वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा। बात समझ में आया? यस और नो लिख के बताइए। किन लोग को नहीं समझ में आया वो नो लिखेंगे, जिनको समझ में आएगा यस लिखिए जल्दी से, फिर दोबारा आप समझाएंगे। कंडीशन जहां से शुरू होगा उसके साथ V1 V5 लगाना है। अब यहां देखिए शुरू में कंडीशन शुरू हुआ है तो यहां पर बिल गलत हो गया है, यहां सीधे V1 लगाएंगे। कंडीशन शुरू हुआ है तो बाद में देखिए यहाँ कंडीशन, यहाँ कहाँ कंडीशन है, इधर है, तो कंडीशन इधर है तो इसलिए बिल नहीं लगाए हैं, यहाँ क्या है, सीधे V1 लगाए। जहां से कंडीशन शुरू होगा वहां V1 V5 लगेगा। देखिए हेमंत बाबू, जैसे इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ये सब क्या है, कंडीशन है। तो जब किसी वाक्य में कंडीशन से शुरू होगा, इफ से, अनलेस से, व्हेन से, तो उसके तुरंत बाद V1 V5 लगाएंगे। असहायक वाला वाक्य में शैल विल प्लस V1, यानी कि एक ही वाक्य में दो बार शैल विल नहीं आएगा। यहां समझिए, यदि तुम गाओगे तो ये वाला सेंटेंस क्या है, कंडीशन है। तो ये कंडीशन वाला सेंटेंस जो होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इफ यू विल सिंग लिखा हुआ था तो देखिए ये गलत हो गया था, इसके बदले में क्या लिखे, इफ यू सिंग। अब बाद वाला में मैं नाचूंगा तो आई शैल डांस, ये सही है। दूसरा पार्ट क्या है, बिना कंडीशन का है, तो बिना कंडीशन वाला सही है, शैल विल लगाएंगे। और यहाँ कंडीशन इफ से शुरू हुआ तो इफ के बाद सीधे सिंग यानी V1 लगाएंगे, शैल विल नहीं लगेगा।
तो यहाँ तो शुरू में ही कंडीशन आ गया था, ऊपर वाला में बाद में कंडीशन है। ऊपर वाला में देखिए कंडीशन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कंडीशन है, तो यहाँ के बाद वाला में जो है V1 लगाएंगे। तो यहाँ कंडीशन इधर है, शुरू में नहीं है, तो बिना कंडीशन का है तो लिखेंगे आई शैल ईट अ मैंगो, बिना कंडीशन था। अब बाद वाला कंडीशन है कि जब, तो व्हेन यू विल गो टू दिल्ली, तो बिल नहीं लगेगा, सीधे होगा व्हेन यू गो टू दिल्ली। तो यहाँ चूंकि व्हेन जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशन वाला में हम V1 या V5 लगाते हैं। कंडीशन वाला में क्या लगाते हैं, V1 या V5 लगाते हैं। क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग। यदि तुम रेखा से शादी करोगे तो मधु मर जाएगी। जब भारतीय से अंग्रेजी बोलेंगे तो हम तुमको वो कलम देंगे। भाई एक बात तो क्लियर है ना, हो एक बात तो क्लियर है। वो बात क्या क्लियर है कि एक ही वाक्य में 2 बार शैल विल नहीं लगेगा, तो एगो शैल विल को हटाना पड़ता है। एक वाक्य में 2 बार शैल विल नहीं लगता है, उसमें से एक बार एगो शैल विल को हटाना होगा। तो शैल विल कहाँ वाला हटाएंगे, जहां कंडीशन होगा। शैल विल कहाँ वाला हटाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस का। करा है मधु मर जाएगी यदि तुम रेखा से शादी करोगे। मधु मर जाएगी यदि तुम रेखा से शादी करोगे, यदि तुम रेखा से शादी करोगे, यदि तुम रेखा से शादी करोगे। कंडीशन यहां से शुरू हुआ, इसके बाद आपको V1 V5 चाहिए। कंडीशन यहीं पर शुरू हो गया, कंडीशन यहीं पर शुरू हो गया, इसके तुरंत बाद आपको V1 V5 चाहिए, शैल विल नहीं चाहिए। अब देखिए आंसर क्या होगा। हाँ सही है, एक का सी जिनका भी है वो सही है, बिल नहीं लगेगा। इफ यू मैरी होगा, विल का यूज नहीं होगा। एक वाक्य में 2 बार शैल विल नहीं लगता है तो हटाना पड़ता है, तो हटाएंगे। किसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे, कंडीशन वाला को। किसको हटाएंगे, कंडीशन वाला को हटाएंगे। दूसरा भी आइए, दूसरा देखिए। जब भारती सर अंग्रेजी बोलेंगे तो मैं तुमको एक कलम दूंगा। तो जब भारती सर, जब कंडीशन है तो व्हेन भारती सर विल स्पीक होगा कि स्पीक्स होगा। डबल मिस्टेक्स हो जाएगा, इससे में थोड़ा सा रुको, क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं। यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए और इसको बी मानिए, इसको ए मानिए। कौन भाई साहब है, हेलो। हाँ हाँ ठीक है, पहले से इंटर में तो मेरा ही है।
आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आंसर ए। आंसर क्या होगा? यहाँ पर विल का प्रयोग वही नहीं होगा और स्पीक के जगह क्या होगा? स्पीक्स होगा। विल स्पीक के जगह क्या होगा? सीधे स्पीक्स होगा। क्या होगा? स्पीक्स होगा। कॉलेज भी खुल गया है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। फोन पे फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो। हाँ मैम, 12th में मेरा ही है आज। जाएंगे? ठीक, जाएंगे। हाँ ठीक। हाँ जा रहे हैं, जाएंगे। ठीक। हाँ हाँ ठीक। हाँ 2nd ईयर है। अब नहीं, 1st ईयर का एडमिशन नहीं हुआ। ठीक। हाँ हाँ ठीक। देखिए, तो ये था आपका सेल विल, जो कि वीवीआई था। हाँ, विल हटेगा लेकिन स्पीक में भी एस लगेगा ना, चूंकि भारतीय सर सिंगुलर है। भारतीय सर क्या है? सिंगुलर है। तो 5वां के बाद हम लोग 6ठा जो पढ़ेंगे वो है यूज ऑफ शुड और आउट टू। 6ठा है यूज ऑफ शुड और आउट टू। भाई आउट टू का भी मतलब होता है, जानते हैं क्या? चाहिए। ये दोनों का सेम हिंदी होता है। ये दोनों का हिंदी सेम होता है, याद रखना है। ये दोनों का हिंदी सेम होता है। हाँ वीरेंद्र बाबू, टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। एक्चुअली कॉलेज खुल गया, देख रहे कितना फोन आ रहा है। तो सुबह कर दिया गया 8 से 10। यहाँ पर आप देखिए शुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और